हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स इन शॉर्ट 16 नवंबर, सर्टेन टॉपिक्स टेकन फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। सबसे बड़ी जो खबर है आज, सबसे पहली, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबलाइजिंग, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज, उसके ऊपर है। यहाँ से दो चार बातें जान लेते हैं। ट्यूसडे को, कल, वर्ल्ड पॉपुलेशन टच्ड 8 बिलियन ऑन ट्यूसडे। कल जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई और इस 8 बिलियन में जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो 177 मिलियन पीपल इंडिया का है। जो लास्ट बिलियन ऐड हुआ है इसमें 177 मिलियन इंडिया का कंट्रीब्यूशन है एंड चाइना एडेड 73 मिलियन पीपल। माना जा रहा है कि आने वाले बिलियन में चाइना का नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा, तो चाइना इज वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दैट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज दैट इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती जा रही है। इट इज स्टेबलाइजिंग। द टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR जो होता है इसका मतलब होता है कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज में एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकती है, उसके लिए वो जो है 2.2 से 2 नेशनल लेवल पे 2 आ गया है। जो TFR है वो 2 आ गया है। पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। रिकॉर्ड देखें तो 31 स्टेट्स और यूटी का डेटा आया है, तो लगभग 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की है, उसमें TFR रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 हो चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है व्हेन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ बाय द सेम नंबर, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो TFR के बराबर होना चाहिए, उससे नीचे जाता है इसका मतलब पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ होने लगती है। अगर ये और ज्यादा बढ़ता चले जाए तो पॉपुलेशन एक्सटेंशन की तरफ जा सकती है। ये जो डेवलपमेंट हुआ है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुई है, इसकी जो वजह है इस आर्टिकल के अनुसार जो फैमिली प्लानिंग मेजर्स हुए हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। अवेयरनेस लोगों में ज्यादा फैली है और लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, उसके वजह से ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हुई है। तो ये इसके बारे में है। एक डेटा दे रखा है। जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 से ज्यादा बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर में है, और 2.1 से 1.7 जो है MP, राजस्थान, ज्यादातर राज्यों में 2.1 और 1.7 से नीचे है, और 1.7 to 1.4 आंध्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह, और बहुत कम है तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, गोवा, लद्दाख एंड सिक्किम। मतलब इन 5 राज्यों में अभी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा है। बाकी जो रिप्लेसमेंट रेट है वो TFR से नीचे आता जा रहा है। सो दिस इज दिस आर्टिकल। इसमें एक दो चीजें और देख लेते हैं। The global population is growing at its slowest rate since 1950. 1950 से देखें तो ग्लोबल पॉपुलेशन भी स्लो ग्रो हो रही है। अंडर इट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1%, फॉलन बिलो 1% इन 2020। और 2030 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.5 बिलियन हो जाएगी, 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी, और देखा जाए तो 2080 के आसपास ये 10.4 बिलियन हो जाएगी, और 2100 तक ये इतनी रहने वाली है। सबसे चाइना, इंडिया 2023 में इंडिया विल सरपास चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 2023 में माना जा रहा है। इंडिया का और डेटा देखें तो इंडिया के 15 से 64 साल तक की जो पॉपुलेशन है वो 68% है, 65 साल से ऊपर 7% है, और 15 से 29 साल 27% है। लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन इंडिया के पास है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह देते हैं। इसलिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसकी स्किलिंग होनी बहुत जरूरी है। इसलिए नॉलेज, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत जरूरी है कि ये जो पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड वाइड सर्व कर सकती है, इंडिया को तो सर्व करेगी, उसकी स्किलिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉपुलेशन के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है। आगे चलते हैं फटाफट। ये एक आर्टिकल आया है जिसमें इशू उठाई है, इवन दो रिटन बाय ए पॉलिटिशियन, बट अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में ये है। और एक राज्य के एक मंत्री ने बोला है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेस पर नीति आयोग बनाया गया था वो नहीं हो रहा है, और राज्यों के साथ सही व्यवहार सेंटर नहीं कर रहा है। बहुत सी ऐसे रिकमेंडेशंस जो फाइनेंस कमीशन की होती हैं वो भी अब मानी नहीं जा रही हैं, ऐसा माना गया है इस आर्टिकल में। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं मैं। एक तो ये है कि पॉइंट आउट किया गया इस आर्टिकल में कि कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो एक्सेप्ट नहीं हुई हैं। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती है कि अवार्ड एंड पैकेज ट्रेडिशन होता है। अवार्ड एंड पैकेज ट्रेडिशन, इसका मतलब होता है कि जो फाइनेंस कमीशन ने कह दिया वो अवार्ड पैकेज दे दिया गया। लेकिन अब कुछ फर्क आ गया है, अब सब बात नहीं मानी गई है। जैसे पॉइंट आउट किया गया इस आर्टिकल में
कि राज्यों को स्पेशल ग्रांट लगभग 6700 करोड़ के आसपास ग्रांट होनी थी, कमीशन ने बोला था, ताकि जो उनको 2019-20 में पैसा मिला था एब्सोल्यूट नंबर में, वो अब जो दिया जाए थोड़ा एडिशनल दे दीजिए, क्योंकि अगर रिकमेंडेशन के अनुसार दे रहे हैं तो वो जो मिला था उससे भी कम हो रहा है, तो उनको इतना दे दीजिए कम से कम कि 2019-20 में जो मिला था अब जो मिलेगा वो उससे कम ना हो, तो वो नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन ग्रांट होती है 7700 करोड़ रुपए की, वो रिकमेंड हुई थी, वो नहीं दी गई है। मतलब ये इंस्टेंसेस है जहां पर कमीशन की बात नहीं मानी गई है। ऐसे ही 2021 से 2026 तक की जो ग्रांट के प्रपोजल्स हैं कुछ, वो नहीं माने गए हैं जो सेंटर को स्टेट को देने हैं। तो स्टेट का ये कहना है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जहां सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं, वहां पर बात सेंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इश्यूज भी बताई हैं, जैसे इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई है ऑफ बजट बोरोइंग्स। व्हाट इज ऑफ बजट बोरोइंग्स? ऑफ बजट बोरोइंग्स ये होती है कि सरकार खुद ना पैसा रेज करके, सरकार का फिस्कल डेफिसिट होता है, और जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो उसकी बोरोइंग बताता है कितना ज्यादा बोरो किया है। अगर ज्यादा पैसा, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है तो सरकार की रेटिंग और उसके बजट की रेटिंग खराब जाती है। तो सरकारें क्या करती हैं, खुद पैसा ना बोरो करके वो जो उनकी पीएसयूज वगैरह होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनसे पैसा बोरो कराती हैं, तो वो जो बोरोइंग है वो सरकार के खाते में नहीं आती है, फिस्कल डेफिसिट स्टेबलाइज्ड दिखता है। इसे कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स। अब ये जो ऑफ बजट बोरोइंग्स है, अब राज्य के केस में चले जाएं तो राज्य का ये कहना है इस आर्टिकल में कि ट्रीटिंग ऑफ बजट बोरोइंग्स एज गवर्नमेंटल बोरोइंग्स। कहने का मतलब है द डिसीजन टू ट्रीट ऑफ बजट बोरोइंग्स फ्रॉम 21-22 onwards service from the state budgets and states borrowings adjusting them against borrowing limits under this particular act। मतलब ये है कि जो FRBM एक्ट है जिसके तहत सेंटर को और राज्य को, दोनों राज्यों को अपना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना है, लेकिन अब क्या किया गया है, अगर राज्यों ने अपनी पीएसयूज के थ्रू बोरोइंग की है उसको उन्होंने सरकार की बोरोइंग में दिखा दिया गया है, और इसका मतलब यह है कि सरकारें अपनी FRBM की लिमिट से ऊपर जाके राज्य सरकारें काम कर रही हैं। तो ये जो नया ट्रेडिशन शुरू हुआ है, इसको लेके इनकी प्रॉब्लम है कि जो हमने अपनी कॉर्पोरेशन से पैसा लिया है उसको आपने सरकार की बोरिंग दिखा दिया है, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रपोजिंग टू ट्रीट ऑफ बजट बोरोइंग्स एज गवर्नमेंट बोरोइंग्स retrospectively from 21-22। पहली बार ऐसा हो रहा है। The government of India has indicated that such decision is in accordance with the recommendation of Finance Commission। सरकार का कहना है कि ये फाइनेंस कमीशन ने ऐसा बोला है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने तो इन जनरल ये बोला है, इस आर्टिकल का कहना है कि फिस्कल डिसिप्लिन रखना है सेंट्रल स्टेट्स को, बट एज पर दिस आर्टिकल ऑथर का ये कहना है कि ऐसी कोई रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन की नहीं है। दूसरी इशू जो रेज की है ऑथर ने, कॉलमिस्ट ने, वो ये की है कि जो सेशन सरचार्जेस होते हैं, सेशन सरचार्ज वो होते हैं जो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। मान लीजिए आपने पेट्रोल भराया, उसके ऊपर 1% एजुकेशन सेस है, तो एजुकेशन सेस CFI में जाता है, सेंटर के खाते में जाता है, ये शेयरेबल नहीं होता है। बाकी तो शेयरेबल टैक्सेस होते हैं, लेकिन जो सेस एंड सरचार्जेस होते हैं ये सीधे सेंटर के पास जाते हैं, राज्यों के पास नहीं जाते हैं। राज्यों का कहना है कि पहले ये 13.5% होता था और लेटेस्ट इसकी जो फिगर है वो 20% हो गई है। मतलब जो सेंट्रल रेवेन्यू अर्न करता है उसमें अब सेस सरचार्जेस की संख्या बढ़ती जा रही है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है। मतलब जो शेयरेबल पैसा था राज्यों के साथ वो कम होता जा रहा है, क्योंकि सेंटर बहुत ज्यादा टैक्सेस वगैरह खुद अपने पास रखने लगा है। दूसरा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, यूजुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो स्टेट लिस्ट के मुद्दों पे ज्यादा होता है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। जो स्टेट के मुद्दे ज्यादा होते हैं उन पे ज्यादा होता है, लेकिन इसका पैसा सेंटर से आता है। लेकिन अब क्या है, ये इसका सारा का सारा बर्डन राज्यों की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। राज्यों के पास रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। तीसरी जो इशू रेज की है वो है फार्म बिल इशू। उनका कहना है, कॉलमिस्ट का कहना है कि जो फार्म बिल सरकार ने रेज किए थे, ये जो फार्म बिल्स थे, एग्रीकल्चर के स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन इस पे सरकार ने लॉ बनाया, और सरकार ने इस लॉ को बनाने के लिए कॉन्करेंट लिस्ट का जो एंट्री 33 है वो इस्तेमाल की है, जो कि जिसमें लिखा हुआ है इट इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल्स। कहने का मतलब है क्लैंडस्टीनली, घुमा फिरा कर सरकार ने स्टेट के मुद्दे पर खुद कानून बनाने की कोशिश की है। तो इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट ये है कि कुछ इश्यूज रेज की हैं एक स्टेट ने कि ये इश्यूज हैं जिससे दिखता नहीं है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ करता है। ये पूरे आर्टिकल का जिस्ट ये है। एक तो ये है कि कुछ रिकमेंडेशंस पैसे की हैं वो राज्यों को नहीं दी गई हैं।
दूसरा यह है कि ऑफ बजट बोरिंग्स जो सेंटर भी करता है, राज्य भी करता है, तो राज्यों का जो अभी नया ट्रेंड यह आ गया है कि ऑफ बजट बोरिंग को भी सरकार का ही बोरिंग दिखा दी जाती है, जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है तो राज्यों को पैसे कम मिलने शुरू हो जाते हैं और रेटिंग खराब होती है। दूसरा, सेस सरचार्जेस जो है वो सीएफआई में ज्यादा जाते हैं। सेस सरचार्जेस का अमाउंट अब बढ़ता ही जा रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम राज्यों के खाते में आती है और वो उनका भी बर्डन उनके ऊपर है, और राज्य के मुद्दों पर सेंटर खुद कानून बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बारे में ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसपे बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं कि सेंटर स्टेट शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड नाइदर वर्क्स इन सबऑर्डिनेशन टू वन अनदर। ना सेंटर सबऑर्डिनेशन में है ना स्टेट सबऑर्डिनेशन में है, मिल के काम करना है। That is cooperative federalism। एक छोटी सी अगला टॉपिक जो है वो आतंकवाद के संबंधित है। पिछले कुछ दिनों में आतंकवाद को लेकर बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भारत में हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले यूएन कमेटी ऑफ काउंटर टेररिज्म की मीटिंग हुई थी। ऐसी एक मीटिंग 18 से 19 नवंबर को हो रही है, नो मनी फॉर टेरर। उसके बारे में छोटा सा आर्टिकल है, उसे देख लेते हैं। दिस इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया इन 18 एंड 19 नवंबर में होने जा रही है और इसमें 75 देश भाग लेंगे। इस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे डिस्कस होने हैं उनमें सबसे पहले जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं आतंकवाद में वो चेंज होते नजर आ रहे हैं, जिनमें पहला तो ये है कि यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स फॉर टेररिज्म। आतंकवाद को फैलाने के बहुत सारे नए तरीके इजाद कर लिए आतंकवादियों ने, उस पर डिस्कशन होगा। दूसरा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। फाइनेंस के तरीके चेंज होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एड्रेस द चैलेंजेस इन कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग, और जो टेरर फाइनेंसिंग में इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए उसको रोकने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। एज पर आर्टिकल, द एजेंडा फॉर द कॉन्फ्रेंस सेड दैट टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट हैव improvised the technologies like cryptocurrency and crowdfunding by customizing them to suit their requirements। Obviously, स्टेट मशीनरी के विपरीत वो एक ऐसी मशीनरी खुद रन करते हैं with the help of technology, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसमें बोला गया है कि it added that the dark web brings together professional hackers and terrorists seeking to transfer crowdsourced funds and anonymous, decentralized, often untraceable nature of terror financing through various means poses a serious challenge। डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आतंकवाद, और जो एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। डार्क वेब का मतलब ये समझ लीजिए कि वो है जो हो तो रहा है बट दिखाई नहीं पड़ता है। It is going on but it doesn't come into the accountability of the government। गवर्नमेंट की नजर में नहीं आता है। जैसे कि एक ये पिक्चर के थ्रू देख लीजिए, ये एक पिरामिड जैसे समझ लीजिए, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो ऊपर दिख रहा है, इस सतह के ऊपर दिख रहा है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये बहुत थोड़ा एरिया है वेब का जो सभी को दिखता है। जैसे कि ओनली 4% ऑफ द इंटरनेट कंटेंट इंक्लूड्स पब्लिक वेबसाइट सच एज गूगल, अमेजॉन, विकिपीडिया। मतलब बहुत कम इंटरनेट का हिस्सा है। जो पूरी इंटरनेट की जो दुनिया है इसका सिर्फ 4% है जो सभी को दिखता है। इसके नीचे होता है डीप वेब। डीप वेब होता है ओवर 90% ऑफ द इंटरनेट कंटेंट नॉट एक्सेसिबल वाया सर्च इंजन्स, जैसे कि सरकार की वेबसाइट्स होती हैं, एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड्स हैं। ये कहलाता है डीप वेब। और डीप वेब के नीचे फ्री एरिया होता है, इसे कहते हैं डार्क वेब। और ओनली 69% ऑफ द इंटरनेट कंटेंट, ये पूरे इंटरनेट कंटेंट का 69% होता है। Encrypted networks that need special software to access includes stolen and illegal information, illegal pornography, drug trafficking, many other illegal sites। तो डार्क वेब का मतलब वो जो थर्ड लेयर, डीपेस्ट लेयर होती है, जहां तक किसी की पहुंच नहीं है, सिर्फ इसमें जो हैकर्स होते हैं उनका नेटवर्क बन गया है, जिससे क्योंकि कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है इसे कंट्रोल करने के लिए, तो आसानी से ये सबकी एक्सेस में आ जाता है, जो एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है आतंकवादी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे टेरर फाइनेंसिंग हो या टेरर इंफॉर्मेशन हो। तो ये जो नए रूप है, रंग है आतंकवाद के, बेसिकली फाइनेंस को रोकने के लिए जो क्रिप्टो करेंसी, क्राउड फंडिंग है, इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में मीटिंग हो रही है। अगला हम आर्टिकल देखें तो अगला आर्टिकल है 9 रशियन बैंक्स ओपन वोस्त्रो अकाउंट्स फॉर ट्रेड। वोस्त्रो अकाउंट फॉर ट्रेड भारत में 9 रशियन बैंक्स को ओपन करने की परमिशन दे दी गई है। Russia is the only country to engage with India's rupee-based trade offer for now, and 9 Russian banks have been permitted to open special Vostro account to pave the way for export-import transaction। Vostro account क्या होता है आप समझ लीजिए। अगर हम मान लीजिए जर्मनी से इंडिया ट्रेड कर रहा है
मान लीजिए जर्मनी है या रशिया ही ले लीजिए, रशिया से और इंडिया के बीच में व्यापार हो रहा है, तो इंडिया ने रशिया से कुछ खरीदा, रशिया ने इंडिया से कुछ खरीदा, तो ये सारा का सारा जो है वो यूएस डॉलर्स में होगा। इंडिया यहाँ से कुछ तेल मंगाएगा और इंडिया इनको पैसा दे देगा यूएस डॉलर्स में। तो पहले तो इंडिया को यूएस डॉलर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, उसके बाद रशिया के पास यूएस डॉलर्स जाएंगे और रशिया उन यूएस डॉलर्स को मार्केट में एक्सचेंज करेगा ताकि उसकी करेंसी में ये कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब एक करेंसी एक्सचेंज रेट वगैरह होता है वो देना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ है, वोस्टर अकाउंट में क्या होता है कि एक रशियन बैंक है, मान लीजिए ये कोई रशियन बैंक है, एक रशियन बैंक है और ये इंडियन बैंक है एसबीआई। अब रशियन बैंक की अगर इंडिया में ब्रांच होती, अगर इस रशियन बैंक की इंडिया में ब्रांच होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो भी व्यापार होता है इस बैंक में, मान लीजिए किसी भारत के व्यापारी को पैसा जमा करना है रशियन ट्रेडर के लिए, उससे उसने कुछ सामान मंगाया है तो इस बैंक में जमा कर देता और वो रशियन ट्रेडर अपने उसके देश में जो रशिया में बैंक है वहां से पैसा निकाल लेता। अब ऐसा संभव नहीं है कि सारे रशियन बैंक का यहाँ पर अकाउंट हो, तो क्या होगा, रशियन बैंक एसबीआई में अपना एक अकाउंट खोल देगा, रशियन बैंक फॉर एग्जांपल एसबीआई में अपना अकाउंट खोल देगा और जो इंडियन ट्रेडर है वो एसबीआई के रशियन बैंक के अकाउंट में पैसा जमा करा देगा और ये पैसा उसको उस ट्रेडर पे एक्सेसिबल हो जाएगा और रुपये में ही जमा करा देगा। इस तरीके से इन्हें थर्ड करेंसी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, डॉलर के लिए जाना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से व्यापार आसान हो जाएगा। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि और 9 रशियन बैंक्स को इंडिया ने परमिशन दे दी है कि वो वोस्टर अकाउंट्स खोल सकते हैं भारत में। तो वोस्टर अकाउंट से क्या होगा कि दो देशों के बीच में उनकी करेंसी में व्यापार होने लगेगा, जो आसानी हो जाती है, अपनी करेंसी में व्यापार कर सकते हो। रशिया पहला कंट्री है जिसके साथ इंडिया रुपये में ट्रेड कर रहा है। द वोस्टर अकाउंट विल इनेबल इंपोर्टर टू रेमिट रुपीज फंड्स इनटू इट। Russia's Gazprom Bank has opened an account with UCO Bank. 6 other Russian banks have opened Vostro accounts with IndusInd Bank. इस तरीके से ये वोस्ट्रो अकाउंट होते हैं। तो और 9 देशों को वोस्ट्रो अकाउंट, 9 बैंकों को अलाउड कर दिया गया है वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है एक, ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये रिपोर्ट आई है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जो पूरा तथ्य है वो ये है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है और आने वाले समय में ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी, बट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। तो उसको फाइनेंस करने के लिए क्या प्रॉब्लम, क्या इशू आ सकती है, विच एंटिटीज are funding urban infrastructure in the country? What are the reasons according to the Global Financial Institution for Low and Private Commercial Statements? तो इस आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं, इसका जिस्ट आपको बताता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि 2036 तक लगभग 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो अर्बन एरियाज में रहने लगेगी। लगभग 2036 तक इतने लोग भारत में रहने लगेंगे और इंडिया को इसको कैटर करने के लिए लगभग $840 बिलियन चाहिए होंगे, तब जाकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा, ये बात कही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज पे लगभग $55 बिलियन हर साल चाहिए, $55 बिलियन हर साल चाहिए, तब ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये हाफ ऑफ दिस नीडेड इन्वेस्टमेंट इज इन द बेसिक म्युनिसिपल सर्विस सेक्टर that includes water supply, sewerage, solid waste management, road and street, जो बेसिक सिविल म्युनिसिपल के काम होते हैं उससे आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोकल बॉडीज का फाइनेंस क्या है, करेंटली अगर देखा जाए तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स लगभग 75% सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती हैं। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिला लें हम, लगभग 75% जो फाइनेंसिंग होती है सिटी इंफ्रा की वो इन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होती है। सिर्फ 15% लोकल बॉडीज अपने लिए पैसा पैदा कर पाती हैं, ये प्रॉब्लम आती है। ये देखा गया है कि बिटवीन 2011 से 2018 का अगर डेटा ले लें तो देखा गया है कि अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है, जो म्युनिसिपैलिटी लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है जो म्युनिसिपैलिटी लेती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेते हैं, ये 11 से 18 में देखा जाए तो अभी भी 0.15% ऑफ जीडीपी है, जबकि जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज दूसरे देश हैं वहां पर ये एवरेज 0.3 से 0.6 ऑफ जीडीपी हुआ करता है। मतलब हमारे देश में अभी प्रॉपर्टी टैक्स काफी कम लिया जाता है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि
तो पूरे आर्टिकल में फिर जिस से निकल के आता है कि जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, उनको अपना रेवेन्यू बेस बढ़ाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, वाटर टैक्स है, रोड टैक्स है, ये टैक्सेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि फाइनेंस हो पाए। और जितना सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5% होता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसका रोल अभी तक बस 5% फाइनेंसिंग की है, ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट करती है या लोकल गवर्नमेंट खुद करती है। विद द गवर्नमेंट्स करंट एनुअल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टॉपिंग एट $16 बिलियन, मच ऑफ द गैप विल रिक्वायर प्राइवेट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती तो प्राइवेट फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो सिटी खुद एम्पावर करना पड़ेगा सिटी गवर्नमेंट को अपने आप को, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स मीट हो सकें। ये आर्टिकल उसके बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी कभी एग्जाम में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो ये रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट इज कॉल्ड, दिस इज फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कंस्ट्रेंट्स एंड कमर्शियल फाइनेंसिंग प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इट टॉक्स अबाउट what deficit is there in the financing of city governments। एक ही छोटा सा आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर के बारे में है, जिसमें एक ये बताया गया है कि कांची और काशी में एक क्या संबंध है, तमिलनाडु में और बनारस में एक क्या संबंध है, और एक टेम्पल की बात की गई है। इसमें एक टेम्पल की बात की गई है। ये बोला गया है, लीजेंड हैज इट दैट ए किंग पराक्रम पांड्या हु रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ मथुरा। एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि एक पांड्यन किंग है जो मथुरा में रूल करते हैं, वो एक टेम्पल बनाना चाहते हैं लॉर्ड शिवा का, और वो काशी आते हैं एक लिंगम ले जाने के लिए, शिवलिंग ले जाने के लिए। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो एक पेड़ के नीचे वो रुक जाते हैं रेस्ट करने के लिए, बट व्हेन ही ट्राइड टू कंटिन्यू हिज जर्नी, उसके बाद जब उठने को होते हैं, चलने को होते हैं, द काउ कैरिंग द लिंगम रिफ्यूजेस टू मूव। गाय आगे जाने से मना कर देती है। पराक्रम पांडे अंडरस्टूड दिस टू बी लॉर्ड्स विश and installed the lingam there only, a place that came to be known as शिव काशी। इस तरीके से वो उस लिंगम को वहीं छोड़ देते हैं, उस तरीके से जगह का नाम शिव काशी हो जाता है। माना जाता है फॉर डिवोटीज हु कुड नॉट विजिट काशी, द पांड्यंस हैड बिल्ड द काशी विश्वनाथार टेम्पल इन व्हाट इज टुडे कॉल्ड टेन काशी इन साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु। तो जो लोग काशी नहीं जा पाते हैं वो विश्वनाथार टेम्पल चले जाए तो काशी जैसा माना जाता है, उसे टेन काशी कहा जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु केरला बॉर्डर पे। उस टेम्पल के बारे में ये आर्टिकल आया है, और ये आर्टिकल ये भी कहता है कि एक कनेक्शन है साउथ और तमिलनाडु और नॉर्थ में किस्से को लेकर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया गया है इस आर्टिकल में, द मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगम दैट बिगिंस इन वाराणसी ऑन थर्सडे विल सेलिब्रेट द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शन बिटवीन इंडिया नॉर्थ एंड साउथ। काशी में एक तमिल संगमम होने वाला है, जिसमें जो दस्तक को कल शुरू हो जाएगा, जिसमें साउथ और नॉर्थ के बीच का कनेक्शन दिखाया जा रहा है। द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग टू नॉलेज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन नॉर्थ एंड साउथ क्लोजर। उनके बीच में एक कल्चरल जो एसिमुलेशन है वो भी होगा, और नॉर्थ साउथ का कल्चर एक दूसरे से एसिमुलेट हो जाएगा। दिस इज इन सिंक विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच एम्फेसाइजेज ऑन nurturing a generation that is modern and sync with the 21st century mindset while being rooted in the Indian culture। उससे इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में बात हो रही है, दैट इज काशी विश्वनाथार टेम्पल, और ये उसका एक छोटा सा किस्सा बताया जा रहा है। तो ये एक तरीके से देख लीजिए कि एक टेम्पल की बात आई है जो आर्ट एंड कल्चर में किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। सो गुड नंबर ऑफ टेम्पल्स, अगर आप चोला आर्किटेक्चर देखें, पल्लवन आर्किटेक्चर देखें, या चालुक्य देखें, पांड्यन देखें, उसमें ज़्यादातर टेम्पल लॉर्ड शिव के टेम्पल ही हुआ करते हैं। साउथ का काशी से बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन माना जाता है। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये टॉपिक था। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स टुडे। सो थैंक्स अ लॉट। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स लिए हैं, आपको समराइज करने की कोशिश की गई है। थैंक यू वेरी मच।